बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है उनमें कुछ प्रमुख भाग होते हैं जो जीन के सक्रिय होने या ना होने को रेगुलेट करते हैं। जैसे मान लो कि ये डीएनए है, डीएनए में यहां पर स्थित होता है प्रमोटर रीजन, प्रमोटर, यहां पर होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर रीजन, और यहां पर होता है जीन, संरचनात्मक जीन। यहां पर होगा जीन Z, जीन Y और यहाँ होगा जीन A। ठीक है, ये यहाँ पर हटा दीजिए इसको। ये है डीएनए बैक्टीरिया में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पहला लेवल, अनुलेखन स्तर पर जीन का नियमन। कहाँ पर? अनुलेखन स्तर पर जीन का नियमन, यानी डीएनए से एमआरएनए को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, डीएनए से एमआरएनए के बनने को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। तो हम बैक्टीरिया में उसके डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को समझेंगे कि कब वो एमआरएनए बनता है, कब नहीं बनता है। अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु में ऊर्जा स्रोत होता है लैक्टोज। ये एक शर्करा है, आपने 11th में पढ़ा होगा। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। वैसे जीवाणु को अपना काम करने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, तो उस ऊर्जा का संश्लेषण कहाँ से होता है? लैक्टोज से। अगर हम किसी जीवाणु के कल्चर मीडियम में, किसी संवर्धन माध्यम में हम किसी जीवाणु को रखें, अगर हम उसमें लैक्टोज डाल देंगे तो उससे उन्हें ऊर्जा ज़्यादा मिलेंगी और वे अपनी संख्या ज़्यादा जल्दी से बढ़ाती हैं। तो जीवाणु की जो ऊर्जा स्रोत होती हैं वो है लैक्टोज, जो कि एक शर्करा है, डाइसैकेराइड होता है। अब इस लैक्टोज का प्रयोग जीवाणु डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, कोई भी, चाहे हम लोग हो चाहे कोई भी, लैक्टोज, माल्टोज, इन सभी को डायरेक्ट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हम लोगों को इसको पचाने के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। वैसे जीवाणु को भी लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। और तब उस एंजाइम से, ये क्या है? ये डाइसैकेराइड है, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में टूट जाता है मोनोसैकेराइड में, गैलेक्टोज व ग्लूकोज में। ठीक है, यानी लैक्टोज का क्या होता है? जल अपघटन होता है। लैक्टोज का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस होता है, तब वो कन्वर्ट होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो अब इस जीवाणु इस ग्लूकोज गैलेक्टोज से ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन अभी आपने पढ़ा है, समझा कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। तो वैसे ही जीवाणु को भी लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज के जल अपघटन के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो अब ये एंजाइम बेवजह तो जीवाणु के अंदर नहीं बनेगा। एंजाइम है ना, तो एंजाइम किससे बने होंगे? प्रोटीन से बने होंगे। तो आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड ऑल प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट मेड अप ऑफ एंजाइम्स, है ना। तो
एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो प्रोटीन है तो बेवजह नहीं बनेगा। अब इस प्रोटीन के बनने की सूचना किसके पास होगी? डीएनए के पास होगी। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी सूचना होती है जीन जेड के पास। जेड से, जीन जेड से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जीन जेड से किसका निर्माण होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। और तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब बनता है तब लैक्टोज का डाइजेशन होता है। तो मान लो कि अभी जीवाणु के पास लैक्टोज नहीं है, तो जब तक जीवाणु के पास लैक्टोज नहीं होता तब तक वो कैसा काम करता है? वो इसका जीन कोई भी अनुलेखित नहीं होगा और इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनता। लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है? आखिर जीन को कैसे पता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब बनना है नहीं बनना है? तो इसके लिए प्रमोटर पर एक जीन होता है जिसका नाम है जीन आई। सबसे पहले जब चाहे लैक्टोज आया ना हो, जब लैक्टोज नहीं होता है, जब लैक्टोज नहीं होता है, तब जीन आई से एक एमआरएनए का संश्लेषण होता है। ये एमआरएनए एक दमनकारी प्रोटीन बनाता है, दमनकारी प्रोटीन, जिसे रिप्रेशर प्रोटीन कहते हैं, रिप्रेशर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, मान लो ये है, रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेशर प्रोटीन कहाँ चला आता है? ऑपरेटर पर आके बैठ जाता है। जब तक रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पर बैठा होता है, देखो यहाँ पर आप एक बात याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ोगे बहुत कंफ्यूज होगे, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग है। मैं बार बार कहूँगा कि इस वाले टॉपिक में तो हिंदी मत पढ़ना। ओपेरॉन, प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटरी जीन, यही सब आपके नीट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे देंगे। वहाँ पर वो उन्नायक और प्रचालक, प्रचालक ये सब प्रयोग नहीं करते हैं, तो इंग्लिश में इन शब्दों को याद करेंगे। ठीक है, अभी मैं जब लिखवाऊंगा लास्ट में तो वो टॉपिक जरूर नोट करिएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको इस टॉपिक को समझने में। एनसीईआरटी से बहुत भटक जाओगे और नहीं समझ में आएगा, तो ध्यान से समझना। मैं इन जगहों पर कुछ का इंग्लिश ही प्रयोग करूँगा, हिंदी नहीं प्रयोग करूँगा। वैसे प्रमोटर को उन्नायक कहते हैं, ऑपरेटर को प्रचालक कहते हैं। ये पूरा सिस्टम ओपेरॉन कहलाता है, जिसे हम प्रचालक कहते हैं। तो हम हिंदी नहीं इंग्लिश पढ़ेंगे, अभी हिंदी में ही लिखकर इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रमोटर रीजन पर जीन आई होता है, इससे एमआरएनए बनता है। ये एमआरएनए एक रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण करता है। बात तो वही हुई ना, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना। रिप्रेशर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर से बैठ जाता है। अब आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनने के लिए क्या चाहिए होता है? आरएनए पॉलीमरेज। तो देखो ये आरएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पर आ चुका है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आ चुका था और यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच गया। लेकिन जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, प्रमोटर रीजन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से तुरंत रिप्रेशर प्रोटीन बना। ये रिप्रेशर प्रोटीन जाके भागकर दौड़कर ऑपरेटर रीजन पर जाके बैठ गया, कहेगा अब तुमको नहीं जाने देंगे। आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कौन नहीं बढ़ने दे रहा है? रिप्रेशर प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन। अब ये रिप्रेशर प्रोटीन इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, तो क्या इन जीन से एमआरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। तो अब इनसे एमआरएनए नहीं बनेगा तो इनसे प्रोटीन कहाँ बन पाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहाँ बन पाएगा? तो कब बनेगा? जब इनकी ज़रूरत होगी तब। तो कब ज़रूरत होगी? जब उनके शरीर में लैक्टोज आएगा तब। आया समझ में? इस तरह से जीन का रेगुलेशन होता है कि अगर उस जीन से संबंधित जो प्रोटीन है और उस प्रोटीन से संबंधित जो क्रियाधार है वो नहीं है अगर उसके शरीर में, तो ऐसा कंडीशन बन जाता है। रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर बाइंड हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए वो प्रोटीन नहीं बन पाता। लेकिन जैसे ही इसका क्रियाधार आया शरीर में, मान लो कि आपने बैक्टीरिया को किसी चीज़ में ग्रो करा रहे हो, आप बैक्टीरिया को किसी चीज़ में ग्रो करा रहे हो कल्चर मीडियम में, उसमें आपने लैक्टोज डाल दिया, तो बैक्टीरिया के अंदर भी लैक्टोज पहुंचा,
जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज पहुंचेगा तो लैक्टोज कहाँ आ जाता है, लैक्टोज अपने संबंधित जीन के पास पहुंचेगा और वो लैक्टोज किससे जुड़ेगा, रिप्रेशर प्रोटीन से, रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ जाएगा। जैसे ही ये लैक्टोज रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ा तो यानी ये जीन जान जाएगा कि लैक्टोज आ गया है, अब लैक्टोज से संबंधित एंजाइम बनाइए, तभी तो लैक्टोज का डाइजेशन होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तभी तो जीवाणु को ऊर्जा प्राप्त होगी। तो जैसे ही लैक्टोज आता है रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ता है, रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ से हट जाता है, और जैसे ही रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ से हटेगा, ये जैसे ही यहाँ से हटेगा वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ना शुरू कर देगा, ऑपरेटर जीन जेड। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा जीन जेड, जीन वाई और जीन ए से, तुरंत ही एक एमआरएनए बनेगा, इनसे संबंधित, इन जीन से संबंधित एमआरएनए बनेगा। अब चूंकि ये आरएनए 3 अलग अलग जीनों से मिलकर बना है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन एमआरएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। चूंकि जीवाणु है और जीवाणु में जो आपको बताएं कि जीवाणु में जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। एक ही एमआरएनए के पास एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड बनाने की सूचना होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे हम लोगों की सेल में, हमारे डीएनए में जो संरचनात्मक जीन होता है वो मोनोसिस्टोनिक होता है, उससे जो एमआरएनए बनता है वो भी मोनोसिस्टोनिक बनता है, यानी एक एमआरएनए से एक ही पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण होता है। लेकिन जीवाणु में एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, इनसे एक नहीं एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो चलो देखो, जीन जेड से यहाँ पर जेड जीन वाला एमआरएनए, वाई वाला, ए वाला, तो इस श्रृंखला से, इस खंड से, एमआरएनए के इस खंड से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है, और वाई से बनता है परमीएज एंजाइम, और ए से बनता है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो माध्यम में आया है लैक्टोज, उसके शरीर में लैक्टोज आया है, उस लैक्टोज का जल अपघटन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब इस ग्लूकोज का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाणु कर सकती हैं। समझ में आया? ये था अनुलेखन स्तर पर नियंत्रण जीन का, अनुलेखन स्तर पर नियंत्रण, यानी डीएनए से अनुलेखन ही ना हो पाए, एमआरएनए ही ना हो पाए। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ पहला ही लेवल दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि जीन के एक्सप्रेशन को 4 लेवल पर हम तय कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। पहला लेखन अनुलेखन स्तर पर, यानी डीएनए से एमआरएनए ही ना बनने दिया जाए, तो जो आपको अभी बताए हैं वो पहला स्तर ही है। बाकी दूसरा संसाधन स्तर, एचएनआरएनए से एमआरएनए ही ना बनने दिया जाए। फिर तीसरा स्तर, एमआरएनए को केंद्र से बाहर कोशिका द्रव्य में जाने ही ना दिया जाए। फिर चौथा स्तर, प्रोटीन संश्लेषण ना होने दिया जाए। तो इनमें से आपने पहला स्तर पढ़ लिया कि इस स्तर पर सबसे ज़्यादा रेगुलेशन होता है जीन का। ठीक है, जो बैक्टीरिया में आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी में सिर्फ उतना ही मेंशन है, इसलिए आप उतना ही जानिए। पहले वाला अनुलेखन स्तर पर, यानी डीएनए से एमआरएनए का बनना कैसे रेगुलेट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि डीएनए पर प्रमोटर रीजन उन्नायक स्थल होता है, ऑपरेटर स्थल होता है, संरचनात्मक जीन होते हैं। तो जब किसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है तो प्रमोटर रीजन पर जो जीन आई होता है उससे एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से दमनकारी प्रोटीन बनता है। ये दमनकारी प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन, ऑपरेटर से जाकर जुड़ जाता है और आरएनए को आगे बढ़ने नहीं देता है। आरएनए आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे उस जीन का संरचनात्मक रूप नहीं बन पाता, प्रोटीन नहीं बन पाता। जब उस संरचनात्मक जीन से संबंधित क्रियाधार उसके शरीर में आता है, लैक्टोज, जैसे ये लैक्टोज के लिए है, तो लैक्टोज जब आता है तो लैक्टोज उस रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ जाता है, जिससे रिप्रेशर प्रोटीन वहाँ से हट जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज से आगे बढ़ते हुए इन तीनों जीनों से एमआरएनए बनाते हैं, संबंधित एमआरएनए। इन एमआरएनए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटिलेज एंजाइम का निर्माण होता है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब उस लैक्टोज अणु का डाइजेशन कर सकता है। अब बताओ, अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज ना बनता तो क्या जो माध्यम में आया लैक्टोज है, उसके शरीर में आया लैक्टोज है, वो डाइजेस्ट हो पाता? नहीं। ऊर्जा प्राप्त हो पाता? नहीं। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जरूरी है, और ये बनने के लिए लैक्टोज भी जरूरी है।
यानी शरीर में लैक्टोज आएगा तो ही वो काम करेगा। सीधी सीधी बात, तुम हमारे यहाँ रह रहे हो, अगर तुम हमारा काम करोगे तो ही तुमको पैसा देंगे, वही वाला काम है कि अगर लैक्टोज आएंगे तभी ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। यह अनुलेखन स्तर पर जीन का रेगुलेशन है। अब इसी तरीके से जैसे हमने एक लैक्टोज का एग्जाम्पल बताया है, वैसे ही ये पूरा का पूरा जो तंत्र आप देख रहे हो, इस तंत्र को कहते हैं ओपेरॉन तंत्र। ओपेरॉन तंत्र, इसकी जो जानकारी थी सबसे पहले आनुवांशिक विज्ञ फ्रैंकोइस जैकब ने दी थी, और उनके साथ साथ सहयोगी के रूप में जैव रासायनिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जैक्वे मोनार्ड। यानी ओपेरॉन तंत्र की सबसे पहली जानकारी फ्रैंकोइस जैकब और जैक्वे मोनार्ड ने दी थी। और जैसे लैक्टोज एक इंड्यूसर के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। अब लैक्टोज क्या काम कर रहा है? इंड्यूसर के रूप में, प्रेरक के रूप में। यहाँ पर लैक्टोज किस तरह से काम कर रहा है? प्रेरक के रूप में, इंड्यूसर के रूप में। जब ये लैक्टोज आता है तभी ये प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है, और तब जाके श्रृंखला का निर्माण होता है। तो जैसे लैक्टोज वैसे ही अलग अलग प्रकार के ओपेरॉन तंत्र काम करते हैं। जैसे मान लो कि हिस्टिडीन के लिए कोई ओपेरॉन तंत्र है तो उसका नाम हिस ओपेरॉन रखा गया उसके क्रियाधार के रूप में। दूसरा लैक ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए ट्रिप ओपेरॉन, उसके बाद वैलिन के लिए वैल ओपेरॉन और एरा ओपेरॉन। अलग अलग ओपेरॉन तंत्र कार्य करते हैं उनके क्रियाधार के रूप में। जैसे इसका नाम क्या है जो अभी मैंने ये पूरा मॉडल बनाया है, ये एक ओपेरॉन तंत्र है, ये एक ओपेरॉन तंत्र है, लेकिन इसका नाम है लैक ओपेरॉन। इसे क्यों लैक ओपेरॉन कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रेरक लैक्टोज है। लैक्टोज के आने पर ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज ट्रांसएसिटिलेज का क्या होता है? संश्लेषण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्य एंजाइम तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, तो इन दोनों का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि ये तीनों के तीनों एंजाइम इस कार्य में, लैक्टोज के डाइजेशन में, जल अपघटन में कार्य करते हैं। जैसे परमीएज जो एंजाइम है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ाता है, परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। दूसरा परमीएज ही लैक्टोज को शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर आने के लिए पारगम्य बनाता है। ठीक है, बस आइए इसको हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब यही आपका फिगर दिया गया है एनसीईआरटी में, ये दिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रीजन है प्रमोटर का, ये है ऑपरेटर का, और ये है स्ट्रक्चरल जीन का। तो सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज आता है डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, वो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से होकर यहाँ तक पहुँच जाता है। और जैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है आरएनए पॉलीमरेज, आई जीन से रिप्रेशर एमआरएनए बनता है और उससे रिप्रेशर प्रोटीन बनता है। ये रिप्रेशर प्रोटीन जैसे ही आरएनए यहाँ पर पहुँचता है, ये रिप्रेशर प्रोटीन भागकर यहाँ पहुँच जाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने ना दिया जाए, आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो रिप्रेशर प्रोटीन आकर यहाँ बैठ जाता है। अब रिप्रेशर प्रोटीन जब हटेगा तभी आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, तभी इनसे उनका संबंधित एमआरएनए बनेगा। अब जिस भी प्रकार का वो ओपेरॉन तंत्र होगा, अगर लैक ओपेरॉन है तो लैक्टोज अणु आना जरूरी है, अगर हिस ओपेरॉन है तो हिस्टिडीन आना जरूरी है, एरा ओपेरॉन है तो पता नहीं कौन सा आना जरूरी है, वैल ओपेरॉन है तो वैलिन आना जरूरी है। एरा को मैंने देखा नहीं है, वैल ओपेरॉन है तो वैलिन का आना जरूरी है। ठीक है, इस तरह से जो ओपेरॉन है उसके आगे जो शब्द लगा होता है, जैसे ओपेरॉन के आगे जो शब्द लगा होता है उसका पहले आपको पूरा नाम जानना होता है, और वही उस ओपेरॉन का क्या होता है? प्रेरक अणु होता है, इंड्यूसर मॉलिक्यूल होता है, इंड्यूसर मॉलिक्यूल। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है नीट में कि लैक ओपेरॉन में प्रेरक कौन होता है? तो लैक नहीं होता है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। यहाँ पर लैक का मतलब होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज अणु जो होता है वो प्रेरक अणु का काम करता है लैक ओपेरॉन में। मान लो कि एक हिस ओपेरॉन है, हिस ओपेरॉन, तो हिस ओपेरॉन का स्विच ऑन कब होगा? तो हिस में, हिस का मतलब क्या होता है? हिस्टिडीन। तो यहाँ पर प्रेरक कौन होगा? हिस्टिडीन होगा। तो जब हिस्टिडीन आएगा तब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। तो मान लो कि ये लैक ओपेरॉन है, तो जब लैक्टोज यहाँ पर आते हैं तब ये ऑपरेशन से रिप्रेशर प्रोटीन हट जाता है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित लैक एमआरएनए का निर्माण होता है। इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटिलेज का निर्माण होता है। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज उस लैक्टोज का डाइजेशन कर देता है। अब जैसे ही माध्यम में लैक्टोज खत्म हुआ तो पुनः ये स्थिति आ जाती है, पुनः ये स्थिति आ जाती है। लेकिन ध्यान से समझना, कोशिका में
लैकोपेरॉन थोड़ी मात्रा में चलते रहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में ये प्रक्रिया होती रहती है। ऐसा नहीं है कि रिप्रेशर आ गए हैं तो बिल्कुल भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेंगे, गलत है। कोशिका में ये प्रक्रिया थोड़ी मात्रा में चलती रहती है क्योंकि परमेज का बनना जरूरी है लगातार। अगर परमेज नहीं बनेगा तो कोशिका के अंदर लैक्टोज अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जब परमेज ही नहीं रहेगा तो लैक्टोज अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, तो लैक्टोज जब प्रवेश नहीं कर पाएगा तो जिंदगी में ये स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए कि लैक्टोज कोशिका के अंदर प्रवेश कर पाए परमेज जरूरी है। इसलिए चाहे लैक्टोज माध्यम में हो या ना हो, कोशिका में थोड़ी मात्रा में ये प्रक्रिया खुद ब खुद होती रहती है, लेकिन बड़ी मात्रा में तब होती है जब लैक्टोज अंदर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब प्रोसेस समझ में आ रहा है। ये सब है तो थोड़ा टफ, लेकिन कुछ है नहीं, 2-3 बार समझोगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ लैकोपेरॉन के बारे में। ये देखिए रिप्रेशर प्रोटीन है, सबसे पहले यही बनता है, ये है mRNA। mRNA ही बनना है और mRNA के बनने को कंट्रोल करता है रिप्रेशर प्रोटीन। ये है लैक्टोज अणु, ठीक है, और ये है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और वो है आपका परमेज एंजाइम। ट्रांसएसिटिलेज का एंजाइम का कोई प्रयोग दिया गया नहीं है एनसीईआरटी में, ध्यान मत देना। इकोलाई की ये सेल है पूरी, इसके अंदर उसका डीएनए है। अब देखो इसके डीएनए पर सबसे पहले आई जीन के द्वारा जो रिप्रेशर प्रोटीन बनता है, वो रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर जुड़ जाता है। ये देखो ये रिप्रेशर प्रोटीन है, ये ऑपरेटर से जाकर जुड़ गया है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने देता। कंट्रोलिंग रीजन यही है, जो ये रिप्रेशर प्रोटीन होता है वो डीएनए के ऑपरेटर रीजन से जुड़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देता। अब जब माध्यम में लैक्टोज आते हैं, देखो लैक्टोज आ रहा है ना, तो जब लैक्टोज अणु आता है और ये लैक्टोज अणु इस रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ता है, तुरंत रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ से हट जाता है। अब यह आरएनए पॉलीमरेज आता है और उससे संरचनात्मक जीन से एमआरएनए बनता है। अब इस एमआरएनए के पास 3 जीन है, पॉलीसिस्टोनिक जीन है, तो इससे 3 प्रकार के एंजाइम का निर्माण होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटिलेज। राइबोसोम आएंगे, अब इस एमआरएनए पर प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। तो जीन जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाता है, जीन, ठीक है, जीन वाई से ट्रांसएसिटिलेज बनता है, सॉरी परमेज बनता है, और जीन ए से ट्रांसएसिटिलेज बनता है। बस ये है परमेज। अब ये परमेज जब बनता है तभी ये लैक्टोज को अंदर आने देता है, परमेज के द्वारा ही लैक्टोज अंदर आते हैं। तो ये भी याद रखना कि लैक्टोज को कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए कौन पारगम्यता बढ़ाता है, तो परमेज एंजाइम। इसलिए ये परमेज एंजाइम थोड़ा बहुत बनते रहते हैं खुद ब खुद। ठीक है, बस उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया। और कुछ है? नहीं। तो ये बात आपको समझ में आई, जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस किस स्तर पर हो सकता है, 4 स्तर पर हो सकता है। हमें एक के बारे में डिटेल बताया गया एनसीईआरटी में, तो हम उसी को पढ़ेंगे। अनुलेखन स्तर पर कैसे होता है, तो अनुलेखन स्तर पर जो डीएनए पर अलग अलग स्थल होते हैं, जैसे उन्नायक, प्रमोटर स्तर, ऑपरेटर रीजन, ऑपरेटर स्तर, तो और संरचनात्मक ये पूरा संरचनात्मक जीन कहलाता है। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? ये पूरा संरचनात्मक जीन कहलाता है। तो सबसे पहले प्रमोटर रीजन पर जीन आई होता है, उससे रिप्रेशर प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से संबंधित रिप्रेशर प्रोटीन बनता है। रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर जुड़ जाता है, तब तक नहीं हटता है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देता है जब तक उससे संबंधित क्रियाधार ना आ जाए। तो क्रियाधार यहाँ पर कौन है? ये लैकोपेरॉन है, तो लैक्टोज होगा। लैक्टोज इंड्यूसर के रूप में काम करता है। लैक्टोज जैसे ही आता है वो इंड्यूस करता है प्रक्रिया को, अब वो रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ जाता है, जिससे रिप्रेशर प्रोटीन हट जाता है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते हुए एमआरएनए का निर्माण करते हैं, एमआरएनए से संबंधित प्रोटीन एंजाइम का निर्माण होता है। बस यही है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। जैसे पहला यही बनता है कि बताइए किस किस स्तर पर जीन के अभिव्यक्ति का नियमन होता है, तो 4 स्तर पर हम जीन के अभिव्यक्ति का नियमन कर सकते हैं। दूसरा, डीएनए पर वो स्थल बताइए जो जीन की अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं। सबसे पहले होते हैं उन्नायक स्थल, प्रमोटर रीजन, उसके बाद होता है ऑपरेटर रीजन, उसके बाद संरचनात्मक जीन। उसके बाद किस प्रकार से जीन की अभिव्यक्ति का नियमन अनुलेखन स्तर पर होता है,
तो ध्यान रखना प्रमोटर रीजन पर होता है जीन आई। जीन आई से बनता है दमनकारी प्रोटीन रिप्रेशर प्रोटीन। ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से जाकर जुड़ जाता है। उन्नायक स्थल पर ही आरएनए पॉलीमरेज आता है, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते हुए दमनकारी प्रोटीन बनाता है। फिर जैसे ही दमनकारी प्रोटीन बन जाता है ऑपरेटर से जाकर जुड़ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं पाता है, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता। आरएनए पॉलीमरेज तभी आगे बढ़ेगा जब रिप्रेशर प्रोटीन पर उससे संबंधित, उस संरचनात्मक जीन से संबंधित क्रियाधार आएगा। लैक ओपेरॉन है तो लैक्टोज आएगा, हिस ओपेरॉन है तो हिस्टिडीन आएगा। जैसा भी उसके नाम के आगे जो भी लिखा होगा वो संबंधित क्रियाधार आकर जब उस रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ता है तब रिप्रेशर प्रोटीन हटता है और एंजाइम आगे बढ़ते हुए संरचनात्मक एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए से संबंधित एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला कि रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? जीन आई से। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बैठता है? प्रमोटर रीजन पर, उन्नायक पर। रिप्रेशर प्रोटीन कहाँ बैठता है? ऑपरेटर रीजन पर। रिप्रेशर प्रोटीन कब निष्क्रिय होता है? जब कोई प्रेरक मॉलिक्यूल आता है। अब प्रेरक अब अलग अलग ओपेरॉन के अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया ना कि ओपेरॉन भी कई प्रकार के होते हैं, हिस ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, तो उनके अपने प्रेरक होते हैं, वे आकर जुड़ते हैं। लैक ओपेरॉन में जो प्रेरक है वो लैक्टोज है, तो लैक्टोज आता है ऑपरेटर रीजन पर उपस्थित रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ता है, तब ये इंड्यूस होता है प्रक्रिया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीन जेड से किसका निर्माण होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। जीन वाई से परमीएज, जीन ए से ट्रांस एसिटिलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है? लैक्टोज का जल अपघटन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। परमीएज का काम क्या है? परमीएज का काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को पारगम्यता प्रदान करना। दूसरा, परमीएज का एक और कार्य है कि लैक्टोज को कोशिका के अंदर प्रवेश करने में मदद करना। ट्रांस एसिटिलेज का काम नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए बस।